हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। एक स्टूडेंट्स यूनिक। मैं संजना सिंह आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ 12th के लिए। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या है, फिर हमने पढ़ा था लाइफ स्पान क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ जीवों के लाइफ स्पान के बारे में भी बताया था। अब आगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले कल मैं आपको कंटेंट बताना भूल गई थी, तो कंटेंट्स लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ये पहला कंटेंट है इसका, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पान। दूसरा है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फिर होगा क्विक रिकैप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले मैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताऊंगी, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रीफ में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में एक होता है कायिक जनन भी आता है। ठीक है, उसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। चलिए पढ़ते हैं हम अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। देखिए, जब जनन के समय दो यौगिकों का मेल ना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें उत्पन्न संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। जो संतति का समूह होता है उसे कहते हैं क्लोन। ठीक है, अब इसे क्लोन क्यों कहते हैं, इसे क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने जन्म के समान, हूबहू जनक के समान दिखाई देती हैं। ठीक है, देखने में एकदम सेम टू सेम जनक के समान होंगी। ठीक, अब आगे देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। इसका नंबर 1 है द्विविखंडन। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर जो होता है जीव का वो दो भाग में बट जाता है। जैसे बीच में से कटा, मतलब टूटा या फिर कटा, तो वो दो टुकड़े हो जाएंगे उसके, इसीलिए इसको द्विविखंडन क्या है, द्विविखंड, द्वि मतलब दो और विखंडन मतलब टूटना। ओके, ये विखंडन। यह निम्न प्रकार का होता है, यहाँ पे कुछ छूट गया है, निम्न मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला है लंबवत विखंडन। अब देखिए, जैसे कोई जीव है, ये रहा, मान लिया ये है युगलीना, युगलीना है। ठीक है, तो ये लंबवत विखंडन कैसा होता है, ये इसमें बीच में से जो जीव है वो बीच में से कटेगा। ठीक है, बीच में से दो भाग होंगे, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। ठीक है, तो बीच में से लंबा लंबा लंबान में कटेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, लंबवत विखंडन। किसमें होता है, जैसे युगलीना, अभी मैंने बताया आपको, युगलीना का उदाहरण देखें। अब देखते हैं सरल द्विविखंडन। अब जैसे सरल द्विविखंडन को समझो, जैसे कोई ये है अमीबा टाइप, ये है अमीबा, ये उसका हो गया केंद्रक, ये जैसे बैक्टीरियल वगैरह सब कुछ हो गई, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनता जा रहा है। तो जैसे सरल विखंडन में कहीं से भी, किधर भी ओर से, किसी भी तल से कट जाएगा, किधर से भी शरीर किसी भी अक्ष से कट जाएगा, किसी भी अक्ष से विभाजित हो जाएगा, तो उसे कहेंगे सरल द्विविखंडन। मतलब दो भागों में ही बटना चाहिए, दो भागों में बट जाना चाहिए, चाहे किसी भी अक्ष से हो। ठीक है, और लंबवत में क्या होता है, इसमें सिर्फ दो भागों में बटता है, लंबवत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अब ये है तीसरा प्रकार इसका द्विविखंडन का, अनुप्रस्थ विभाजन। इसमें विभाजन अनुप्रस्थ तल में होता है, सिर्फ पैरामीशियम। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है जैसे ऐसे करके गोल गोल, तो क्या होगा, वो ऐसे कटेगी। देखिए यूं करके अपना अनुप्रस्थ तल काटेगी, अनुप्रस्थ तल में टूटेगा। ठीक है, तिरछा द्विविखंडन क्या होता है, इसमें विभाजन तल तिरछा होता है। जैसे यही वस्तु है तो इसको ऐसे काट दिया। ठीक, ये सीरियसियम में होता है और मेनली डायनफ्लेजियस में। ओके, नंबर बी है पुटी भवन। अलैंगिक अंजनन का दूसरा प्रकार है पुटी भवन। इसमें क्या होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। ठीक है, जब जैसे देखो अमीबा है, ठीक है, कोई अमीबा है, इसने ये क्या करेगा, अपने जो पैरापोडियस हैं इनको सिकोड़ लेगा। सिकोड़ लेगा और चारों ओर एकदम शिष्ट भित्ति का आवरण का स्राव करेगा, शिष्ट भित्ति का स्राव करेगा। ठीक है, तो वही शिष्ट जो है वही पुटी कहलाती है, छोटी छोटी पुटी बन जाती हैं और यही बड़े होके अमीबी, अनुकूल परिस्थितियों में यही पूर्ण अमीबा बनता है। ठीक है, और इन्हें कहते क्या है, स्यूडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक छोटी छोटी पुटी का निर्माण होता है, जिनसे क्या होता है कि पूर्ण अमीबा बनता है। अब है कलिका निर्माण। देखिए कलिका समझ में आ ही रहा होगा, छोटी सी बड कली या फिर कोई भी बाहरी अतिवृद्धि, जैसे पौधों में कली होती है वैसे ही जीव शरीर पे कली निकल आती है। जैसे ये हो गया हाइड्रा, जैसे ईस्ट हो गया ये अरे हाइड्रा ईस्ट में कुछ भी मान लो। तो जैसे कोई भी, ये जो है ये छोटी सी मुकुल निकल आई, अब ये मुकुल क्या करेगी, यहीं से कट हो जाएगी। ठीक है, ये परिपक्व हो जाएगी और फिर ये अलग हो जाएगी इससे, और अलग होके अपना एक अलग जीव निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये हाइड्रा में ऐसे मुकुलन होता है। ओके, तो इसे कहते हैं कलिका भवन या मुकुलन। ओके, जब क्या होता है, जीव शरीर पर एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है, जिसके बाद में नए जीव का निर्माण होता है, उसे कलिका भवन कहते हैं। ओके, जैसे ईस्ट या हाइड्रा। अब क्या है खंडन। इसमें क्या होता है, खंडन मतलब खंड का बांटना या टूटना खंड में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो जनक का शरीर होता है वो कई भागों में टूट जाता है। जैसे जैसे ये मान लीजिए कि ये स्टार फिश है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, अब जैसे ये स्टार फिश है, ठीक है, इसका जो ये एक भुजा है ये यहाँ से टूट गई। ठीक, ओके, फिर ये भुजा क्या करेगी, दोबारा इसमें इतनी परिपक्वता आ जाएगी कि ये दोबारा एक छोटी सी तारा मछली में चेंज हो जाएगी। ओके, ऐसे। ओके, तो क्या होता है, इसमें जनक का शरीर का कोई भी भाग टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा परिपक्व होकर नया प्राणी बन जाता है, जैसे स्पंज और तारा मछली। अब फिर से एक बार देखते हैं पुटी भवन। वो अनुप्रस्थ विभाजन मैंने पहले बताया था, सरल विभाजन। उसमें क्या हुआ था कि किसी भी अच्छे से दो भागों में बट रहा था जीव शरीर। फिर था लंबवत विभाजन, मतलब द्विविखंडन। उसमें क्या हो रहा था, लंबवत दो भागों में बट रहा था। अनुप्रस्थ विखंडन में क्या हुआ कि अनुप्रस्थ काट कट रही है जीव शरीर की अनुप्रस्थ काट कट रही है। ठीक है,
फिर तिरछा द्विखंडन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि तिरछा तिरछा, ठीक है, तिरछे तल से कटता है, ठीक। फिर क्या हुआ पुटी भवन। पुटी भवन में क्या हुआ कि जो अमीबाज होते हैं वो अपने चारों ओर एक शिष्ट भित्ति का स्राव करते हैं, उन्हीं से पुटिकाएं बनती हैं और वही बड़े होके अमीबा बनाती हैं अनुकूल परिस्थितियां आने पर। फिर हुआ कलिका निर्माण। कलिका निर्माण में क्या हुआ, इसमें जीव शरीर पर एक अतिवृद्धि उत्पन्न हुई और फिर वही अतिवृद्धि शरीर से अलग हो गई और एक नया जीव शरीर बनाया। फिर खंडन। जनक का शरीर कई सारे टुकड़ों में बट गया और प्रत्येक टुकड़ा परिपक्व होकर नया प्राणी बन गया। अब जैसे ये है, ये तारा मछली चाहे इधर से कटे इधर से कटे, इसका प्रत्येक टुकड़ा अपनी एक अलग जीव का निर्माण कर देगा। ओके, अब है लैंगिक, अलैंगिक होगा यहाँ पे, सॉरी गलतियां हो जाती हैं, पहली बार है ना। अलैंगिक जनन के लाभ, ठीक है, क्या है, इसमें दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन क्या होता है, उसमें सिर्फ मादा का रोल होता है, ठीक है, दूसरे जनक की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नर युग्मक जो होता है शुक्राणु वगैरह और मादा युग्मक, इन दोनों को मिलना नहीं होता है, ठीक है, इसमें नर की आवश्यकता नहीं होती है। जो मादा है, मादा के शरीर से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। ओके, संततियां कम समय में विकसित होती हैं। जो इसकी संततियां होती हैं इसमें, इस जनन में, वो बेहद कम टाइम में विकसित हो जाती हैं, ठीक है। अब एक और हो सकता है लैंगिक जनन का लाभ, मतलब इसमें ना बहुत सारी संततियां बनती हैं, बहुत सारी, मतलब इनकी संख्या, संततियों की संख्या अलैंगिक जनन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो फिर से एक बार देखते हैं। लाभ है कि दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल मादा के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होता है, और इसमें दूसरी है कि संततियां कम समय में विकसित हो जाती हैं। ओके, अब देखते हैं अलैंगिक जनन की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, एक ही जनक भाग लेता है। अभी मैंने बोला आपको एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक भाग लेता है। युग्मक निर्माण नहीं होता है, जो युग्मकों का निर्माण होता है वो नहीं होता है, बल्कि लैंगिक जनन में युग्मक, मादा युग्मक और जो ये नर युग्मक होता है, ये दोनों बनते हैं। ओके, फिर निषेचन होता है और निषेचन के बाद युग्मक, युग्मनज बनता है, उसके बाद जीव शरीर का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। ओके, निषेचन नहीं होता है इसमें, जो ये नर युग्मक, मादा युग्मक नहीं मिलते हैं, अभी मैंने पहले भी आपको बताया, ना ही युग्मनज बनता है, ठीक है। और बेसिकली जीव शरीर खुद ही दो भागों में टूट जाता है और फिर नई दो संततियां बनाता है, तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं रहा फिर। तो इसको एक वे में याद कर सकते हैं कि जब नंबर 1 आप इतना याद रखिए, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज कैसे बनेगा। ओके, तो इसको तो सिर्फ इससे याद किया जा सकता है कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, संतति कम सुरक्षित रहती है, ये इसकी थोड़ा सा कमी है कि जो ये संततियाँ होती हैं वो कम सुरक्षित रहती हैं, ठीक है। जैसे ये लोग, इनमें एक ही में विरोध होता है, इन सब में आपस में विरोधाभास होता है, आपस में ही ये लोग संघर्ष करते हैं, तो ये जो संततियाँ होती हैं बहुत कम सुरक्षित रहती हैं, असुरक्षित होती हैं लैंगिक जनन के। अब जैसे लैंगिक जनन होता है तो उसमें जो भ्रूण होता है वो मादा शरीर में रहता है, ठीक है, उसके अंदर रहता है, तो वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये शरीर के बाहर होता है, ठीक है, तो फिर इसमें कम सुरक्षा मिलती है लैंगिक जनन की तुलना में। ओके, अब है लैंगिक जनन की कमियां।
अलैंगिक जनन की, सॉरी मैं भी गलत बोल रही। तो देखते हैं अलैंगिक जनन की कमियां क्या हैं। सामान्यतः द्विसूत्री विभाजन नहीं होता है। देखिए, जब भी लैंगिक जनन होगा तो द्विसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। द्विसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। और जो अलैंगिक जनन है उसमें द्विसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है। विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जब द्विसूत्री विभाजन नहीं होगा तो भाई विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होंगी? विभिन्नताएं उत्पन्न होने का मेन कारण है द्विसूत्री विभाजन, ठीक है। अब क्योंकि ये सभी एक कोश की जीव हैं, सिंगल सेल जीव हैं, तो इनमें द्विसूत्री विभाजन कैसे होगा? इसलिए इनमें सिर्फ एक सूत्री विभाजन पाया जाता है। सामान्यतः एक सूत्री विभाजन ही देखने को मिलता है, ओके। विकास में सहायक नहीं, जो विकास है उसमें सहायक नहीं होंगे, ठीक है। इनके द्वारा विकास की कल्पना नहीं की जा सकती कि ये कुछ सहायता करेंगे विकास में, तो ये सहायक नहीं है, ठीक है। जीवित रहने के लिए संततियों में संघर्ष, अभी मैंने बताया आपको कि बहुत सारी संततियां होती हैं, तो उनमें भाई भोजन आवास के लिए संततियों में बहुत संघर्ष होता है। तो अलैंगिक जनन की ये मुख्य कमी है, और सबसे ज़्यादा मुख्य कमी ये है, ठीक है। तो इसको इसके साथ याद रखा जा सकता है कि क्या होता है, द्विसूत्री विभाजन नहीं होता है तो विभिन्नता बेसिकली उत्पन्न नहीं होगी, और फिर जब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी तो विकास कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। टुडेज क्वेश्चन, आते हैं अपने क्वेश्चन में। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्लोन क्या है। अब मैंने आपको क्लोन बताया था क्या है। क्लोन अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संततियों का समूह है, ठीक है, जो अपने माँ बाप के सेम टू सेम होती हैं, बिल्कुल सेम दिखती हैं उनकी, ठीक है। तो इन्हें क्लोन कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि जो क्लोन है वो एक समूह है, ठीक है, संततियों का, और क्लोन का जो प्रत्येक सदस्य है वो रैमेट कहलाता है। क्या कहलाता है? रैमेट। लिख देती हूँ, रैमेट। रैमेट कहलाएगा, ठीक है। क्लोन क्या है? आनुवांशिक जन्म से जन्मी हुई संततियां हैं, और उनका जो समूह है वो रैमेट कहलाएगा। ये सेम टू सेम अपने माँ बाप की तरह होती हैं, ठीक है। अब क्या है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अब भाई हमने आपको बता दिया है अलैंगिक जनन की विशेषताएं, पर लैंगिक जनन की विशेषताएं भी रह गई हैं। तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं अभी नोट कीजिए, आप तैयार कीजिए, फिर अलैंगिक जनन की विशेषताएं देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन लगभग ये वाला क्वेश्चन तो पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है बोर्ड में 12th में, और ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलैंगिक, जब भी ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नाम, तो इसी का आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसे आप मेन इम्पोर्टेंट समझिए अपने लिए, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए और जो है उसे नोट करते रहिए, और जितना समझाया जाए साथ साथ याद करते जाइए। जितना एक बार में याद हो जाता है, जो चीज़ मतलब एक बार में जितनी चीज़ याद हो जाती है उतनी दूसरी बार में नहीं याद होती है, ओके।